नमस्कार, मेरा नाम है शुभांकर मिश्रा और आज हम ले चलेंगे मौत के उस मकान में जिसे दुनिया हाउस ऑफ सीक्रेट्स के नाम से जानती है। In a horrifying incident, dead bodies of 11 members of the same family. दिल्ली के बुराड़ी इलाके से आ रही है। 3 generations living in one roof. Quite a typical family. इस कहानी को समझने के लिए हमें मौत से थोड़ा पहले जिंदगी की तरफ चलना होगा। भाटिया परिवार पड़ोसियों की नजर में ये एक आदर्श परिवार था। इस घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य थी नारायणी देवी, जिनकी उम्र 77 साल थी। उनके 2 बड़े बेटे थे, बड़ा बेटा भावनेश भाटिया और छोटा बेटा ललित भाटिया। भावनेश की पत्नी सविता और उनके 3 बच्चे थे, नीतू, मोनू और ध्रुव। ललित की पत्नी टीना और उनका 15 साल का बेटा शिवम। इसके साथ ही नारायणी देवी की विधवा बेटी प्रतिभा और उनकी बेटी प्रियंका भी वहीं रहती थी। कुल मिलाकर 11 लोग थे। यह परिवार बहुत धार्मिक था। ललित और भावनेश की प्लाईवुड और परचून की दुकान थी। घर में कभी ऊंची आवाज में यहां झगड़ा नहीं होता था। बच्चे पढ़ाई में होशियार थे। प्रियंका एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी कर रही थी। सब कुछ इतना सामान्य था कि कहीं शक की गुंजाइश नहीं थी। बल्कि घटना से ठीक 15 दिन पहले 17 जून को घर में एक बड़ा जश्न मनाया गया। प्रियंका की सगाई हुई थी, घर में डीजे लगा था। ललित भाटिया, जो इस पूरे कांड का केंद्र था, वो इस वीडियो में पंजाबी गानों पर नाचता हुआ दिखाई पड़ा था। प्रियंका अपनी शादी को लेकर उत्साहित थी। वो अपनी शादी के लिए शॉपिंग कर रही थी। फिर सवाल यहीं से उठता है कि जिस घर में शहनाई बजने वाली थी, वहां पर मातम कैसे पसर गया? क्या कोई बाहर से आया था या कातिल घर के अंदर मौजूद था? इस कहानी को समझने के लिए आपको 11 पाइपों के गहरे रहस्य को समझना पड़ेगा। क्योंकि पुलिस इस घर में जब जांच के लिए पहुंची तो एक अजीब चीज पर उनकी नजर पड़ी। घर की बाहरी दीवार पर 11 प्लास्टिक की पाइप निकले हुए थे। इन पाइपों का वहां होने का कोई लॉजिक नहीं था। ना कोई बाथरूम था, ना किचन, ना वेंटिलेशन की जरूरत। सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली बात यह थी उन पाइपों की बनावट। 11 पाइप में से 7 पाइप नीचे की तरफ मुड़े हुए थे, 4 पाइप सीधे थे। ठीक उसी तरह जैसे मरने वालों में 7 महिलाएं और 4 पुरुष। क्या यह महज इत्तेफाक था? जब उस मिस्त्री को पुलिस ने पकड़ा जिसने पाइप लगाया था, तो उसने बताया कि ललित ने ही उसे ये पाइप लगाने के लिए कहा था। ललित ने कहा था कि इनसे हवा पास होगी। लेकिन लोगों का बाद में यह मानना था कि यह पाइप आत्माओं के आने जाने का रास्ता थे। ललित को शायद यह लगता था कि रस्म पूरी होने के बाद जब उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकलेगी तो इन्हीं रास्तों से सफर करेगी। हालांकि पुलिस इसे अंधविश्वास मान रही थी, लेकिन यह इत्तेफाक आज भी एक अनसुलझा सा रहस्य बना हुआ है। पुलिस ने जब गली में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया तो जो देखा उसने हत्या की थ्योरी को लगभग खारिज कर दिया। फुटेज में दिखाई पड़ा कि घटना वाली रात यानी 30 जून की रात कोई भी बाहरी व्यक्ति घर में नहीं घुसा, बल्कि परिवार के लोग खुद अपनी मौत का सामान लाते हुए दिखे। रात के 10 बजे घर की बहू नीतू और बेटा स्टूल लाते हुए दिखाई पड़े, वही स्टूल जिन पर चढ़कर उन्होंने फांसी लगाई। थोड़ी देर बाद ललित का बेटा शिवम बिजली के तार लेकर आया, वही तार जिनसे हाथ बांधे गए। रात के 10:40 पर डिलीवरी बॉय 20 रोटियां लेकर आया। फुटेज में परिवार का व्यवहार एकदम शांत था, कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सामान्य पूजा की तैयारी कर रहे हो। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे ये उनकी अंतिम रात की कहानी है। पुलिस इस घर के अंदर सबूत खोजती है, तभी घर के मंदिर के पास ड्रम में रखे 11 रजिस्टर मिलते हैं। जब पुलिस ने पढ़ना शुरू किया तो कहानी पूरी तरह पलट गई। ये रजिस्टर 2007 से लिखे जा रहे थे, 11 साल से। इन डायरियों को लिखने वाला कोई और नहीं था बल्कि छोटा बेटा ललित भाटिया था। लेकिन लिखावट अलग अलग थी, कभी नीतू लिखती, कभी प्रियंका, लेकिन शब्द ललित के थे। कहानी 2004 में शुरू होती है। ललित के साथ एक हादसा होता है। कुछ लोगों ने उसे बुरी तरह मारा था और एक दुकान में बंद कर दिया था। इस हादसे में ललित की आवाज चली गई थी, वो गूंगा हो गया था।
साल 2007 में ललित के पिता भोपाल सिंह की नेचुरल डेथ हो गई। ललित अपने पिता के बेहद करीब था। पिता की मौत ने उसे तोड़ दिया, लेकिन पिता की 13वीं वाले दिन एक चमत्कार हुआ। ललित अचानक से ओम का जाप करने लगा और उसकी आवाज वापस आ गई। उसने परिवार को बताया कि डैडी यानी भोपाल सिंह की आत्मा उसके अंदर आ गई है। धीरे धीरे ललित की आवाज बदल जाती। वो पिता की तरह भारी आवाज में बात करने लगा। वो पिता की तरह डांटने लगा। परिवार जो पिता की मौत से दुखी था, उसे लगा कि पिताजी वापस आ गए, और यहीं से वो मानसिक खेल शुरू होता है जिसे विज्ञान की नजर में शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर कहते हैं। यानी पागलपन एक आदमी को था, लेकिन धीरे धीरे पूरा परिवार उस पागलपन का शिकार हो गया। डायरी के पन्नों में जो लिखा था वो किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा था। ललित जो बोलता था, घर वाले उसे भगवान का आदेश मानकर डायरी में नोट कर लेते। डायरी में घर के हर छोटे बड़े फैसले लिखे थे, जैसे किस दिन क्या सब्जी बनेगी, दुकान कितने बजे खुलेगी, किसको किससे बात करनी है। हैरानी की बात यह थी कि जब परिवार ने ललित यानी डैडी की बात मानी तो उनकी आर्थिक तरक्की हुई। उनकी दुकान चल पड़ी, घर में पैसा आने लगा, प्रियंका की सगाई हो गई। इसने उनके विश्वास को अंधविश्वास में बदल दिया था। उन्हें लगा कि डैडी की आत्मा ही उनका भला कर रही है। और फिर आया 24 जून 2018 का दिन। डायरी में एक आखिरी रस्म का जिक्र हुआ, बड़ तपस्या। इस डायरी में लिखा था कि 7 दिन बाद विशेष पूजा होगी। अगर तुम ये पूजा करोगे तो डैडी तुम्हें साक्षात दर्शन देंगे और अपार शक्तियां मिल जाएंगी। 30 जून की रात परिवार ने बाहर से रोटियां मंगवाई। सबने मिलकर खाना खाया। यह उनका आखिरी खाना था। रात के करीब 11 बजे प्रियंका ने अपने मंगेतर से बात की। उसने कहा कि वो शादी की शॉपिंग के लिए काफी एक्साइटेड है। रात के 12 बजे ललित ने रस्म शुरू की। डायरी में लिखा था कि रात के 1 बजे जब धरती सो जाएगी तब ये क्रिया करनी है। सबके हाथ उनकी अपनी धोती या चुन्नी से बंधे जाएंगे। मुंह पर टेप और आंखों पर पट्टी अच्छे से बांधनी है ताकि ना कुछ दिखाई पड़े ना कुछ सुनाई पड़े। मन में डैडी का ध्यान करना है। ललित ने सबको यकीन दिला दिया था कि यह मौत नहीं है। डायरी के ये शब्द डरावने हैं कि जब तुम लटकोगे तो तुम्हें झटका लगेगा, लेकिन तुम घबराना मत। जैसे ही फंदा टाइट होगा धरती हिलेगी, आकाश कांपेगा और डैडी तुम्हें आकर बचा लेंगे। तुम्हारे गले का फंदा फूलों का हार बन जाएगा। अब आप जरा सोचिए उस मनोविज्ञान को। घर के 15 साल के बच्चे ध्रुव और शिवम जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे, स्मार्टफोन चला रहे थे, उन्होंने भी बिना किसी सवाल के अपने हाथ बंधवा लिए, मुंह पर टेप लगवा लिया, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश इस हद तक हो चुका था कि ललित की बातों पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा था। हॉल की छत पर लगे लोहे के जाल में 10 फंदे लगाए गए। नीचे 5 स्टूल रखे गए। एक स्टूल पर 2 लोग चढ़े, हाथ बंधे हुए, कानों में रुई, आंखों में पट्टी, और फिर एक इशारे पर सबने पैरों से स्टूल हटा दिए। शायद वो सभी 1 मिनट तक हवा में झूलते रहे होंगे, इंतजार करते रहे होंगे कि डैडी आएंगे, कोई चमत्कार होगा, लेकिन कोई नहीं आया। सांसें रुकती गई, शरीर तड़पता गया, लेकिन हाथ बंधे होने की वजह से कोई बचा नहीं पाया। वो 11 लोग मोक्ष पाने की चाहत में एक भयानक दर्दनाक मौत में मर गए। सिर्फ एक जान बची थी, घर के कुत्ते टॉमी की, जिसे छत पर जंजीर से बांध दिया गया था। वो पूरी रात भौंकता रहा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अगले दिन जब लाशें एम्स पहुंची तो डॉक्टर्स हैरान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बची कुची शक की गुंजाइश को भी खत्म कर दिया गया था। रिपोर्ट में आया किसी के शरीर पर संघर्ष के कोई निशान नहीं थे, यानी किसी ने बचने की कोशिश तक नहीं की। किसी को कोई नशीली दवा नहीं दी गई, यानी सबने होशो हवास पे कदम उठाया। सबके पेट में वही रोटियां मिली जो रात को मंगवाई गई थी। पोस्टमार्टम का कारण जो था एंटी मॉर्टम हैंगिंग। सिर्फ बुजुर्ग नारायणी देवी की मौत फंदे से नहीं हुई थी, वो दूसरे कमरे में बेल्ट से गला घोटकर मरी थी। शायद वो स्टूल पर चढ़ नहीं सकती थी, इसलिए ललित या किसी और ने रस्म के तहत उनका गला घोटा और फिर खुद लटक गए। अब सवाल यह है कि इतना पढ़ा लिखा परिवार ऐसा कैसे कर सकता है?
मनोवैज्ञानिक इसे मास हिस्टीरिया या शेयर्ड इल्यूजन कहते हैं। एक परिवार में ललित एक डोमिनेंट व्यक्ति हो गया था। उसने परिवार को दुनिया से काट दिया। डायरी में लिखा था किसी बाहरी व्यक्ति से ज्यादा बातें नहीं करनी है, मोबाइल का इस्तेमाल कम करना है। एक कल्ट बन गया था। जब आप 11 साल तक रोज एक ही झूठ सुनते हैं तो वो झूठ आपको सच लगने लगता है। उन बच्चों के लिए खेल जैसा था, लगा कि एक रिहर्सल है जैसा वो पहले भी करते रहे। उन्हें पता नहीं था कि रिहर्सल लाइफ की आखिरी परफॉर्मेंस बन जाएगी। बुराड़ी का वो मकान आज भी उसी गली में खड़ा है। अब वहां नए लोग रहने आ गए हैं। उन 11 पाइपों को तोड़कर हटा दिया गया है। लेकिन ये केस भारत के इतिहास का ऐसा काला अध्याय है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये घटना हमें क्या सिखाती है? ये बताती है कि मेंटल हेल्थ पर बात करना कितना जरूरी है। पड़ोसियों ने कई बार ललित को अजीब हरकत करते हुए देखा था, लेकिन भक्ति समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगर किसी ने सवाल उठाया होता या परिवार में से कोई बाहर जाकर लोगों से बात करता तो शायद ये जिंदगी बच सकती थी। श्रद्धा और अंधविश्वास के बीच एक बहुत बारीक लकीर होती है। भाटिया परिवार ने उस लकीर को पार किया था। प्रियंका की अधूरी शादी, बच्चों के अधूरे सपने और वो डायरी के पन्ने जो आज भी चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कभी कभी उसका दिमाग होता है। इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं? अंधविश्वास था या वैज्ञानिक कोई ऐसी पहेली जो हम समझ नहीं सकते? अपने विचारों को आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो क्राइम बुक से जुड़िएगा, कहानी को शेयर कीजिएगा ताकि समाज में जागरूकता फैले, लोग बच सकें। कोई और ऐसा कर रहा हो तो उसे बताइएगा, दिखाइएगा। और ऐसे रहस्यों को जानने के लिए क्राइम बुक का साथ दीजिएगा। बाकी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, भक्ति करें, अंधविश्वास से मत पड़े। जय हिंद।